नाजरीन आदाब, सियासत टीवी के रास नशरियात में आपका इस्तकबाल है। आलमी, कौमी, इलाकाई ताज़ा खबरों और नए मौज़ूआत के साथ मैं सैयद इस्माइल ज़बीउल्लाह और मेरे हमरा सीनियर सहाफ़ी सज्जादुल हसनैन आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर है। नाजरीन, आज की शुरुआत हम करते हैं तेलंगाना से। जी हाँ नाजरीन, बाविसों ज़राए से मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी आज AICC जो सदर हैं मल्लिकार्जुन खड़गे उनसे मुलाकात कर रहे हैं, उनसे मुलाकात करने वाले हैं। और ये भी क़यास लगाया जा रहा है, सरगोशियाँ इस बात की भी चल रही हैं कि वो जो नए क़लमदान जो नए क़लमदानों की जो तक़सीम है उसके मुताल्लिक़ गुफ्तगू की जाएगी। नए वज़रा ने हलफ़ लिया एक रोज़ क़ब्ल, जिस पर हमने बड़ी तवील कल बात भी की, बहस भी की, जिसमें मुसलमानों को नज़रअंदाज करने के हवाले से जो सोशल मीडिया के ज़रिए जिस किस्म के रुझानात सामने आ रहे हैं उस पर भी हमने तबादले ख्याल किया। आज ये खबर आ रही है कि रेवंत रेड्डी जो है आज मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करेंगे, क़लमदानों की तक़सीम के मुताल्लिक़ बात करेंगे। और ये भी रिपोर्ट्स हमें वसूल हुई हैं, बाविसों ज़राए से इस बात की भी जानकारी हासिल हुई है कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेलंगाना मल्लू भट्टी विक्रमार्का को होम मिनिस्टर का जो ओहदा है, क़लमदान है, वो तफवीज़ किया जाएगा। इसी से हम आज की शुरुआत करते हैं। जी सज्जाद साहब। यकीनन देखिए, जैसा कि हम देख रहे हैं कि काबीना की तोसी इतवार के दिन हुई थी, 3 वज़रा को शामिल किया गया था। उसके बाद से ही कांग्रेस में बेचैनी की खबरें आ रही थी। बहुत सारे उम्मीदवार थे जो मिनिस्ट्री के जो है दावेदार थे, MLA, बहुत सारे MLA। हालांकि एक रेड्डी तबके से कोमट रेड्डी जो है वो नाराज़ भी हो गए थे। उन्हें मनाने के लिए मीनाक्षी नटराजन जो है वो भी गई थी। और फिर दूसरा जो महेश कुमार गौड़ जो सदर हैं तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के, उनको मनाने के लिए वो भी गए थे। कमाल से, जैसा मैं माजरत चाह रहा हूँ, आपको रोक रहा हूँ यहाँ पे कमाल की बात यह है कि एक रेड्डी बरादरी से एक अगर एक रुकने असम्बली नाराज़ हो जाते हैं, उन्हें शामिल नहीं किया जाता है तो वो घर पे नाराज़ होकर बैठ जाते हैं और रेड्डी बरादरी इत्तेहाद का मुजाहरा करती है। मगर किसी मुसलमान को वजारत में शामिल नहीं करना, काबीना में शामिल नहीं करने पर मुसलमानों की खामोशी जो है, ये एक तशवीशनाक खामोशी, इसको हम समझ सकते हैं। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से रेड्डी का इत्तेहाद है, उनमें जो पावर है, जो ताकत है, जो है अपने इत्तेहाद का मुजाहरा करते हैं, वो मुसलमान जो है पूरे हिंदुस्तान में, देखिए आप पूरी दुनिया में आप देख लीजिए, बल्कि हिंदुस्तान ही नहीं, इत्तेहाद का फक़दान जिस कौम को जो है सबसे पहला जो है, जिस कौम को जमात का जो है मतलब एक है उसको दर्ज दिया जाता है, जिस कौम को जो है एक सफ़ में खड़े होने का जो है फ़र्ज़ करार दिया गया है जिस कौम के लिए, वही कौम आज एक सफ़ में जो है खड़ी नज़र नहीं आती है, मुंतशिर जो है नज़र आती है। आज हम फ़लस्तीन में देखते हैं मासूम बच्चों को मारा जा रहा है। एक यूक्रेन में एक इलाके में कुछ 2-3 लोगों की मौत हुई थी तो पूरा यूरोप खड़ा हो गया, पूरा यूरोप जो है सरापा एहतजाज बन गया। और फिर जो है रूस को मजबूरन अपनी जो है बमबारी रोकनी पड़ी और यूक्रेन मुसलसल इश्तियाल फैला रहा है रूस के ख़िलाफ़। और यहाँ फ़लस्तीन में क्या है, देखिए मेरा मतलब, हम जो है मौजू से हट रहे हैं, लेकिन मेरा आपने जो अहम जो है मुद्दे पे तवज्जो दिलाई है, इंतहाई हसास। हम हर जगह हम देख रहे हैं कि हम जो है बेबस अपने आप को महसूस करते हैं। हम यूपी में देखते हैं जिस तरह की खुलेआम मस्जिदें शहीद की जा रही हैं। डंके की चोट पे एडमिनिस्ट्रेशन बोल रहा है कि मस्जिद नाजायज़ है। 70 साल से जो मस्जिद वहाँ पे खड़ी है, यहाँ पाँच नमाजें होती है, डंके की चोट पे कहा गया कि नाजायज़ है, शहीद कर दिया गया। दिल्ली में डंके की चोट पे जो है आपके घर गिराए जा रहे हैं, मध्य प्रदेश है, गुजरात है, कितनी मिसालें हैं। तो यकीनन वही मिसालें, वही हालात हमको यहाँ हैदराबाद में भी नज़र आते हैं। कमाल ये है कि अब BC कम्युनिटी से मल्लू भट्टी विक्रमार्का का ताल्लुक़ है और वो जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं अब, और अच्छे मतलब खदावर लीडर हैं, कांग्रेस के बड़े लीडर हैं। अब उन्हें BC कम्युनिटी को खुश करने के लिए उन्हें डिप्टी चीफ मिनिस्टर का क़लमदान तफवीज़ किया जा सकता है। जो ख़याल आ रहे हैं, जो रिपोर्ट आ रहे हैं, जो सरगोशियाँ चल रही हैं, और उस पर हम यकीन भी कर सकते हैं। देखिए जिस तरीके से अब MLC 3 लोगों को जो पार्लियामेंट उसमें काबीना में शामिल किया गया है, वो भी कम्युनिटी से, उसी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं। बिल्कुल ऐसी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते थे। देखिए अहम बात यह है
इतवार के दिन हलफ दिलाया गया 3 वज़रा को, और इतवार के दिन ही रात में एक खबर आ रही थी कि 8 एमएलए नाराज़ हैं जी कांग्रेस से, और ये बहुत ही जो है खतरे की निशानी थी। 8 एमएलए का नाराज़ होना कोई मामूली बात नहीं है। जी 8 एमएलए नाराज़ हैं, और यहाँ तक खबर आई कि ये आठों के आठों रिज़ाइन करने के लिए जो है रिज़ाइन करने का फैसला कर चुके हैं अपने ओहदे से। मतलब ये कि हुकूमत की ज़मीन हिल चुकी थी, जी हुकूमत की जो है जड़ें हिल चुकी थी, हुकूमत के गिरने के आसार पैदा हो गए थे। तो आज जो खबर अभी जो खबर आई है कि चीफ मिनिस्टर को फिर मल्लिकार्जुन खड़गे का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा, सदर मतलब कांग्रेस के सदर का, और फिर जो है न जाने किस किस तरीके से कन्विंस करके अब मल्लू भट्टी विक्रमार्का को होम मिनिस्ट्री देने की जो है फैसला किया गया है। तो यकीनन ये जिस तरह की तब्दीली आई है, ये इस बात का जो है इशारा दे रही है कि अभी इस रियासत में मौजूदा चीफ मिनिस्टर की क़यादत में सब कुछ ठीक नहीं है। पावर पॉलिटिक्स और जी प्रेशर पॉलिटिक्स का गलबा बिल्कुल है। बिल्कुल पावर पॉलिटिक्स और प्रेशर पॉलिटिक्स के चलते चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी बहुत सारे जो फैसले हैं उनके, वो फैसलों को लेने में शायद लगता है कि वो तजब्जुब का शिकार भी हैं, और ऐसा लग रहा है कि पावर और प्रेशर की जो पॉलिटिक्स है वो जो है वो जो रियासत की जो सियासी सूरत हाल है उसको तब्दील करने का वो उनके पास वो गट्स है, वो उसका उसका हौसला है। वो पावर और प्रेशर की पॉलिटिक्स जो करते जी हैं, बिल्कुल जो इस्तेमाल कर रहे हैं उसका, उनके पास हुकूमत को डगमगाने के उस हद तक वो पावरफुल हैं। वो इससे ये तमाम जो सूरत हाल पैदा हो रही है उससे ये सामने समझ में आ रहा है। सजा साहब, असल अहम बात ये है कि अब जो जिस किस्म की पॉलिटिक्स स्टेट रियासत तेलंगाना में चल रही है, वो पॉलिटिक्स अपनी जगह है। यहाँ पर जिस तरीके से अब आज चीफ मिनिस्टर, हमें इतलात मौसूल हुए हैं कि चीफ मिनिस्टर मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलने के बाद जो भी कलमदानों की तफवीज़ है उसके फैसले हो सकता है कि शाम तक मंजर आम पर आ जाए या फिर कल मंजर आम पर आ जाए। ये तमाम सूरत हाल में एक चीज़ तो बराबर वाज़े है कि मुसलमान कहीं ना कहीं दरकिनार हो रहे हैं, नज़रअंदाज किए जा रहे हैं, कोने में रखे जा रहे हैं। बिल्कुल यकीनन यकीनन यही है कि आप देखिए इतना ज़मीन हिल गई, हुकूमत जो है हिल गई, पूरा चीफ मिनिस्टर को भागना पड़ा जो है सदर कांग्रेस से मिलने के लिए। होम मिनिस्ट्री जो है चीफ मिनिस्टर को जो है देनी पड़ी, अपने पास जो उन्होंने रखे हुए थे होम मिनिस्ट्री। अहम तरीन महकमा है होम मिनिस्ट्री, जो है किसी भी रियासत की जो है नाक कहलाता है, किसी भी रियासत का जो है दिल कहलाता है, किसी भी हुकूमत का दिल कहलाता है ये महकमा होम मिनिस्ट्री का। होम मिनिस्ट्री उनको जो है मल्लू भट्टी विक्रमार्का को देने के लिए जो है विक्रमार्का को देने के लिए मजबूर होना पड़ा। देखिए इससे पहले भी ये खबरें आ रही थी कि जो है रेवंत रेड्डी की जो है हुकूमत से या उनकी क़यादत से कांग्रेस में नाराज़गियाँ हैं, और मल्लू भट्टी विक्रमार्का की तरफ जो है एक बड़ा जो है हल्का उनकी तरफ झुकाव रखता है, और मल्लू भट्टी विक्रमार्का को जो है चीफ मिनिस्ट्री मुंतकिल करने का तक जो है क़यासारियाँ यहाँ पे देखने में आई थी कि उनको चीफ मिनिस्ट्री मुंतकिल करने के लिए भी दबाव मरकज़ पे बन रहा है, आला कमान पे बन रहा है। इस तरह की भी सिचुएशन पैदा हो गई थी रियासत में। तो यकीनन जिस तरीके से उनको होम मिनिस्ट्री देने का जो है काम वो कर रहे हैं रेवंत रेड्डी, इससे ये साफ ज़ाहिर हो रहा है कि अभी कांग्रेस में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। अभी कांग्रेस में हालात जो है ख़राब हैं। अब ये हालात देखिए कहाँ कांग्रेस को लेके जाते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन यकीनन इस तरह के हालात में मुसलमानों के साथ जो मुसलमानों को नज़रअंदाज जो करने का काम किया गया है। आज ज़बी साहब, आप आदिलाबाद से लेके, निज़ामाबाद से लेके, करीमनगर से लेके, नलगुंडा से लेके महबूबनगर तक की जो है पूरी जो है तेलंगाना के इलाकों में आप सर्वे कीजिए, एक भी ज़िले का मुसलमान आज कांग्रेस के साथ नहीं है। एक साल के अंदर इतने बुरे हालात अगर जो है आप अपनी हुकूमत के कर लेते हैं, तो इसका साफ मतलब ये हुआ कि आपकी क़यादत कमज़ोर है, या फिर आपकी क़यादत जो है ठीक तरीके से जो है हुकूमत संभाल नहीं पा रही है।
यही मैसेज जाएगा। यकीनन 1 से जी 1.5 साल के वक्फे में जी क्योंकि जो मतलब हमने कल भी ये बात कही थी कि मुसलमानों ने पूरे एतमाद, पूरे यकीन और पूरे इत्तेहाद के साथ कांग्रेस जी। को वोट दिया, और 1 से 1.5 साल में इस कदर मुसलमान अगर नाराज़ है कांग्रेस पार्टी से, बद्दिल हो गए हैं तो मुसलमान। बद्दिल हो गए, जी तो आपको कांग्रेस पार्टी को, रियासती क़यादत को और मरकज़ी क़यादत को इस बारे में यकीनन सोचने की, गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है। सज्जाद साहब, आसाम में 16 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया जी महज इसलिए, ये बयान उनके ऊपर इल्ज़ाम है, मुबैना तौर पर यह कहा जा रहा है कि ईद के मौके पर उन्होंने गैर कानूनी ज़बीहा किया। देखिए, आसाम वो रियासत है जहाँ पर हेमंता बिस्वास जो है, एक इस वक्त मुल्क के सबसे कम्यूनल फ़िरका परस्त चीफ मिनिस्टर की हैसियत से अगर उनको हम अगर कहें तो वो बराबर, मतलब गलत बात नहीं होगी, क्योंकि किसी तरीके के बयानात वो और योगी आदित्यनाथ देते हैं असेंबली और जी दौरान असेंबली में। योगी आदित्यनाथ मतलब मदरसे के बच्चों को मुल्ला, कटवा, इस तरीके की ज़बान का इस्तेमाल करते जी हैं, और हेमंता बिस्वास भी असेंबली के अंदर और असेंबली के बाहर जहाँ जहाँ पर भी मौका मिले मुसलमानों के ख़िलाफ़ वो जहर उगलते हैं। तो अब यहाँ पर एक नया काम शुरू हुआ है आसाम में। 7 जून को जो ईद उल अज़हा का मौका गुज़रा, और उसमें ये इल्ज़ाम लगाया 16 लोगों पर कि उन्होंने गौ ज़बीहा, गैर कानूनी ज़बीहा किया है। जी। और देखिए वो कहा भी ये जा रहा है उन्हें आसाम कैटल प्रिवेंशन रिजर्वेशन। एक्ट 2021 के तहत गिरफ्तार किया गया है। जी बिल्कुल। देखिए 2021 में आपको याद होगा कि बसवा शर्मा जब पावर में आए थे तो सबसे पहला काम उन्होंने ये किया था कि जो है ये कैटल प्रिजर्वेशन एक्ट जो है उन्होंने मुतारिफ करवाया था। आसाम कैटल प्रिजर्वेशन एक्ट मुतारिफ करवाया था, एक नया कानून, जिसके तहत बहुत सारे जानवरों की कुर्बानी पे जो है इम्तना आयद कर दिया गया था। और ख़ास तौर पे जाहिर सी बात है कि जो है गौ की हम बात करें, बैल की हम बात करें, बहुत ही जो है लंबी चौड़ी फहरिस्त है, ऊँट की हम बात करें, तो ये बहुत सारे जानवरों की जो है कुर्बानी पे पाबंदी लगाई गई थी। और इसका वाहिद मकसद और वाज़ेह मकसद यही नज़र आ रहा था कि वो मुसलमानों को उनके मजहबी फरीज़े से रोकना चाहते हैं। देखिए सीधी सी बात है कि जो कुर्बानी है, ईद उल अज़हा में जो कुर्बानी होती है जानवर की, वो मुसलमानों का मजहबी फरीज़ा है। और इस मुल्क में अगर आप जो है अपनी मर्ज़ी से कुछ क़वानीन बना के एक बहुत बड़ी कम्युनिटी को, दूसरी बड़ी अक्सरियत को उसके मजहबी फरीज़े से रोकने की जो कोशिश कर रहे हैं, यकीनन ये तशवीशनाक बात है। आपने इस तरह के इक़दामात करके गोया के आपने इंतशार का एक नया जो है माहौल पैदा कर दिया हालांकि है। हालांकि जी आइन में, दस्तूर में जी तमाम मज़ाहिब के लोगों को जी। अपने मजहबी उमूर को अंजाम देने की, अपने पूरी मजहबी आज़ादी। मजहबी उमूर को अदा करने की मुकम्मल आज़ादी दी गई है। जी कहा वो गोश्त खाने का मामला हो, कहा वो कपड़े पहनने का मामला हो, कहा वो बुरखा पहनने का जी मामला हो, कहा वो हिजाब रखने का मामला हो, कहा वो नमाज पढ़ने का या गिरजाघर में जाकर इबादत करने का मामला हो, तमाम मामलात में जी मुकम्मल तौर पर वाज़े तौर पर तमाम मज़ाहिब के लोगों को जी मजमूई तौर पर और इनफरादी तौर पर, जी दोनों तौर पर आइन ने खुली खुली इजाज़त दी है, आज़ादी दी है। तो इस तरीके के जो इक़दामात होते हैं, जैसा कि आसाम कैटल प्रिजर्वेशन एक्ट जो 2021 जो नाफिज किया गया, वो आइन का जी। जो दस्तूर के दफात से जो टकराता है, ये बिल्कुल दस्तूर बिल्कुल के टकराता खिलाफ है। वर्जी इसको माना जाना चाहिए बिल्कुल था। बिल्कुल। देखिए आपको याद होगा कि जब जो है बीफ पे बैन की बात हो रही थी पूरे इंडिया में, तो उस वक्त आसाम और नॉर्थ ईस्ट में बीफ की जो है, वहाँ पे मुसलमान ही नहीं नॉन मुस्लिम भी बीफ खाते हैं। तो वहाँ से आने वाले वज़ीर किरण रिजिजू ने डंकी की चोट पे, जब भी वो जी मिनिस्टर हुआ करते जी। थे, आज भी वो माइनॉरिटी मिनिस्टर हैं, इससे पहले तो वो जो है स्पोर्ट्स मिनिस्टर हुआ करते थे, तो उन्होंने डंके की चोट पे कहा था कि आसाम और नॉर्थ ईस्ट में तो बीफ खाया जाता है, वहाँ तो खुली हम इजाज़त है खाएंगे बीफ भी का, बोले हम थे वो, खाया, हम मैं भी खाएंगे खाता हूँ, मैं भी भी खाता जी। हूँ। उन्होंने ये कहा था कि मैं भी खाता हूँ बीफ, ये तो हमारे एरिया में जो है हमारी परंपरा है, हमारा जो है रिवाज है बीफ खाना। तो यकीनन देखिए आसाम और उन इलाकों में जो है बीफ खाया जाता है, और वो सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि दीगर लोग भी खाते हैं, उनका आम वहाँ की जो है रिवायत है। लेकिन
बसपा शर्मा ने सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करके ये कानून बनाया था 2021 में, कि जिसमें जो है ये कहा गया कि एनिमल जो है प्रिजर्वेशन एक्ट इसको कहा गया, साफ तौर पे आसाम कैटल प्रिजर्वेशन एक्ट इसको कहा गया। तो बहरहाल जो कुछ भी हो, लेकिन आज जो गिरफ्तारियां हुई हैं 16 गिरफ्तारियां, ये यकीनन ये जो है इंतकाम की सियासत है, ये एक तबके को परेशान करने की सियासत है, ये एक तबके को जिच पहुंचाने की सियासत है, आसाम में ये एक तबके को, जी बिल्कुल, आसाम में इंतखाबात होने वाले का अगले माहौल है, साल होंगे, इंतखाबात होने वाले ये हैं। अगले साल तो होंगे वहाँ पे इंतखाबात से इलेक्शन। कबल का जो माहौल वो बनाने जी। की कोशिश की जाती है, वो उसी का हिस्सा समझा जा रहा है। जैसा कि आप कह रहे थे, गोश्त खाने की बातें, बीफ खाने की बातें, तो एक सर्वे के मुताबिक हिंदुस्तान की आबादी का 60% हिस्सा जो है वो बीफ खाता है, जी, सर्वे के मुताबिक, जबकि मुसलमानों की आबादी 17% है। जी आप देखिए, फर्क देख लीजिए। जी बिल्कुल। तो वो जो 53% जो लोग हैं, 43% जो लोग हैं वो बीफ खाने वाले, वो कौन है? बिल्कुल इसको समझने की जरूरत है। हेमंता बिस्वास हो या कोई और लीडर हो, उन्हें इस बात को समझने की जरूरत है कि वो 43% लोग जो मुल्क की आबादी के हैं जो बीफ खाते हैं वो कौन है। अब आप देखिए, आप आसाम की ही बात है, आसाम के धुबरी इलाका जो है, वहां पर एक मंदिर के करीब में ये कहा जा रहा है, मुबैना तौर पर ये कहा जा रहा है, एक मंदिर के करीब में गाय का सर मिला। उसके बाद वहां पर फिरके वाराना फसादात रोनुमा होना शुरू हो जी गए बिल्कुल और वहां पे बिल्कुल। कशीदगी फैल गई। जी देखिए, अब मंदिर के पास जो है एक गाय का सर मिलता है, गाय का सर है या बैल का सर है ये अंदाज़ा नहीं है। बाल तो वहाँ पे काटा जाता है आसाम में, गाय नहीं काटी जाती। गाय पे तो जो है वहाँ पे पाबंदी है, लेकिन बैल पे पाबंदी नहीं है। तो बैल का सर या गाय को सर किसका है सर, हम अंदाज़ा तो नहीं लगा सकते। जी। अब ये कह रहे हैं कि काऊ हेड कह रहे हैं, तो बहरहाल जो है सर मिला मंदिर के पास, तो यकीनन जो है अब वहाँ पे हालात इतने ख़राब कर दिए गए कि इंटरनेट भी बंद कर दिया गया, कम्युनल जो है प्रोटेस्ट भी शुरू हो गए, नारेबाजियाँ भी हो गई, तनाव का माहौल हो गया है। तो अब कर्फ्यू होना जो है ये इस बात की जो है गमाज़ी है, या इस बात का जो है ऐलान है कि हालात वहाँ पे बहुत ख़राब हो गए थे। कशीदा से बदतर हो गए। जी बिल्कुल, कशीदा से बदतर हो गए थे, जिसके नतीजे में जो है ये मामला, ये कर्फ्यू लगाना पड़ा है। तो यकीनन देखिए, आपने जैसा ये कहा है कि इलेक्शन है, तो इलेक्शन के करीब माहौल बनाया जा रहा है, माहौल इलेक्शन बनाया जा रहा बना, है, इलेक्शन से कबल अक़लियतों के दरमियान देखिए में। आमतौर पे आसाम के बारे में ये कहा जाता है कि वहाँ हिंदू मुस्लिम एक हैं, जी, उनमें कोई जो है भेदभाव नहीं है, अलहदगी नहीं है, नफरत नहीं है। नफरत नहीं शुमाल है। मशरिक की जितनी भी रियासतें हैं, वो तमाम रियासतों से इसी तरीके की रिपोर्ट्स आती है कि वहाँ पे अक़लियतों और अक्सरियत के दरमियान में जो है वो कोई भेदभाव नहीं है, कोई कशीदगी नहीं है, कोई तनाव नहीं है, कोई नफरत नहीं है। मगर जहाँ जहाँ बीजेपी है, जी, आप देख लीजिए, एजेंडा बना लिया है कि जहाँ हम रहेंगे वहाँ मणिपुर में जब तक बीजेपी की हुकूमत नहीं थी, जी, वहां पर कभी कोई फिरके वाराना फसाद वहां सब पर नहीं मिलजुल हुआ, कर रहते थे वहाँ सब पे, मिलजुल कर रहते थे। जब से बीजेपी हुकूमत वहां पे आई है, ये माइती और कुकीज के आपस में लड़ा दिया, माइतीज और कुकीज को आपस में लड़वा कर, दस्ते गिरेबां कर कर वो जो है वहां की नॉर्थ ईस्ट, शुमाल मशरिक के तमाम खित्ते को मुतजलजल कर दिया है। बिल्कुल, देखिए एक ज़माना था, आपको भी याद होगा कि नॉर्थ ईस्ट के लोग जब बाकी इंडिया में आते थे, चाहे वो दिल्ली हो या फिर साउथ की तरफ, कहीं भी किसी भी बड़े शहर में रोज़गार के लिए या फिर पढ़ने के लिए आते थे, तो उनको ये शिकायत होती थी कि लोग यहाँ के हमें अपना शहरी नहीं मानते, हमारे चेहरे देख के लोग कहते हैं कि चीनी है या नेपाली है, इस तरह की जो है हम पे कमेंट किए जाते हैं। और इस बात को लेकर उनमें बहुत मजबूत इत्तेहाद था, उनमें मतलब एक एथनिक जो है, जो वो नस्ल परस्ती उनमें ज़्यादा आ गई थी, और वो नस्ल परस्ती इतनी मजबूत थी कि उसमें कोई मजहबी जो है वो नहीं था, मिला हुआ रंग नहीं था उसमें, नहीं था। लेकिन बीजेपी इख्तिदार में आने के बाद जिस तरीके से उसने जो है वहाँ पे हालात बिगाड़े हैं, यकीनन ये बहुत अफसोसनाक बात है। आज मणिपुर आग में जल रहा है, कंट्रोल से बाहर है। कल की भी खबर आपने देखी होगी, पूरा जो है मंडे हालात ख़राब रहे वहाँ पे, इंतहाई जो है तशवीशनाक हालात है, बहुत ज़्यादा तशद्दुद होता। 2 साल का अरसा हो गया, मुसलसिल 2 साल से मणिपुर आग में जल रहा है। तो यहाँ पर देखिए आप, जिस तरीके की फ़िरका परस्ती बीजेपी का शेवा रहा है, उनकी आदत और उनका वतीरा रहा है, उसी के मुताबिक ये काम कर रहे हैं।
बिल्कुल। यहाँ पर जो आसाम में है, इंतखाबात है, अगले साल इंतखाबात वहाँ पर आसाम में होने वाले हैं, जी। तो इंतखाबात से कबल इस तरीके का माहौल, डर और खौफ का माहौल मुसलमानों में जी। पैदा करने की मुसलसिल कोशिशें वहाँ पर की जा रही हैं। उसी का एक हिस्सा ये वाकया भी हो सकता है, जी। क्योंकि इसमें यहाँ पर कहा जा रहा है, बाज़ाब्ता जो खबरें आ रही हैं उसमें मुबैना तौर पर गाय का सर जी। एलिजली वहां पे ये इस्तेमाल हो रही है, टर्म यूज जी। हो रही है, तो तब जहाँ पे एलिजली हो रहा है और मुबैना तौर पर ये कहा जा रहा है, तो वहां पे तो बात क्लियर वाज़ेह है कि वो वाज़ेह है। हकीकत में गाय का सर नहीं हो सकता। जैसा कि जी। आपने कहा अपनी बातचीत की शुरुआत में, आपने जी। ये कहा कि वो है या नहीं है किसी को जी, पता नहीं, जब पता जांच नहीं। होगी, तहकीक होगी, उसके बाद ये तमाम चीजें निकल कर आएंगी। तब तक के लिए धुरवी के जो शहर है, टाउन है, उसमें तो हंगामा हो गया, वहां हंगामा पे हो गया, फिरके वाराना तशद्दुद, फसादात खूब फसादात पड़े। करवा दिए गए फसादात। हम तो यही कहेंगे कि मंदिर के पास गाय के जो भी हो सर मिलना, गाय या बैल का सर मिलना, ये इस बात की गम्माज़ी करता है कि आपने ईद उल अज़हा के मौके पे, जैसा कि हम देख रहे हैं कि गुज़िश्ता 3 दिन कुर्बानी के दिन थे और जो है बहुत बड़े पैमाने पे कुर्बानियाँ होती हैं, मुसलमान एहतमाम करते हैं कुर्बानी का, बड़े जानवर की भी कुर्बानियाँ होती हैं। तो उन्होंने देखा कि इस माहौल में, माहौल को प्रोपगंडा करने के लिए उन्होंने सर उठा के मंदिर के पास फेंक दिया। बिल्कुल फेंक दिया। तो यकीनन ये जो है सोची समझी साजिश के तहत जो है ये हालात वहाँ पे ख़राब करने की कोशिश की गई है। जैसा कि हमने देखा कि हैदराबाद में भी किस तरीके से रातों में मंगल इतवार की रात तशद्दुद हुआ था और किस तरीके से जो है गौरक्षा के नाम पे जो है निशाना बनाया गया था। 2-3 गाड़ियाँ जलाई भी गई थी। यकीनन जो है इसी नौइयत की सूरत हाल अब आसाम में भी अब देखिए, हमेशा ये हो रहा है कि बीजेपी जैसे इलेक्शन आता है उसके पास कारकर्दगी दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है जी। ना उसने रोज़गार दिया है बीजेपी ने, ना ही जो है लोगों को महंगाई से राहत दी है, ना ही जो है वो कोई डेवलपमेंट का काम करती है। तो जब इलेक्शन आते हैं तो उनके पास एक ही एजेंडा होता है कि किसी तरीके से हिंदू मुस्लिम करा दो जी। और लोगों को यकीन उलझा दो, लोगों बिजी को कर उलझा दो। दो, इस तरीके के माहौल में उलझा दो कि लोग सवाल ना करें और ये जी। समझें, और फिर इस बात का डर और खौफ भी जी। दिलाया जाता है कि भाई अगर ये हम नहीं आए, हमें इख्तिदार नहीं मिला, तो जी। फिर तुम्हारे साथ नुकसान ये होगा। होगा तुम्हारा, अक्सरियत को अक़लियत को बताकर उन्हें डराया और डराया जा रहा है। परेशान ये किया जाता सबसे है बड़ा मुसलसल। अलमिया है, ये सबसे बड़ा अलमिया है इस मुल्क का कि जो इख्तिदार में है वो लोग अक्सरियत को अक़लियत का खौफ दिला के वोट हासिल कर रहे हैं। इससे बड़ा अलमिया और अब आप कुछ नहीं देखिए, होगा। हाँ, कल ही की बात है तकरीबन, गालिबन मैं समझता हूँ योगी आदित्यनाथ फिर कहे, उन्होंने फिर दोहराया इस बात को कि भाई अगर अक्सरियत महफूज है तो अक़लियत भी महफूज जी। है। इस तरीके के बयानात जो है, आप सिर्फ और सिर्फ खौफ दिलाने के लिए, जी, बिल्कुल। अक़लियत को खौफ दिलाने के लिए और अक्सरियत के पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स की बात बिल्कुल, करते हैं। बिल्कुल ये बीजेपी कांग्रेस पर इल्जाम लगाती है पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स का, खुद पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स कर रही है। जी, बिल्कुल। हिंदुओं की आओ भगत का जो उन्होंने वो ठेका ले रखा है, जी। अपने आप को हिंदुओं के सबसे बड़े लीडर के तौर पर वो पेश करने की अपने आप को हमेशा कोशिश करते हैं। बिल्कुल। देखिए, वो ये देखिए संजय राउत ने, उद्धव ठाकरे ने, केजरीवाल ने और भी जो है संजय सिंह ने और भी बहुत सारे लीडरों ने दो टोक अंदाज में कहा था कि बीजेपी या मोदी या अमित शाह जो है हिंदुओं के ठेकेदार नहीं है, वो सनातन के जो है ठेकेदार नहीं है। उन्होंने साफ कहा था कि हम तो हज़ारों साल से रहते आ रहे हैं और आज भी हैं हम, और आज ये लोग जो है हमें डरा रहे हैं, हमसे ये कहते हैं कि हमारे साथ जो होगा वो हिंदू है, हमारे साथ जो नहीं है वो हिंदू नहीं है, वो हमसे ये कहते हैं। ये किस नौइयत की जो है पॉलिटिक्स कर रहे हैं कि हिंदू ही को हिंदू से डरा रहे हैं, हिंदू ही को बदनाम कर रहे हैं। हालांकि आप तो देखिए ये इस तरीके की पॉलिटिक्स हो रही है, हिंदू को हिंदू से डरा रहे हैं, मगर महज राशन के लिए मध्य प्रदेश में एक 19 साल नौजवान को गोली मार दी जाती है। जी। आप फिर कौन, वो नौजवान का ताल्लुक दलित समाज से है। अब आप देखिए आप किस तरीके का मसला हो रहा है यहाँ पे। बाज़ाब्ता उसके साथ एक भाई भी था, मध्य प्रदेश का वाकया है ये, छतरपुर का वाकया है मध्य प्रदेश के। वहां पर महज राशन के लिए एक 19 साल के नौजवान को आप मौत के घाट उतार देते हैं गोली मारकर। तो हालांकि वो दलित है, आप जब जरूरत आपको जब जरूरत रहती है वो दलितों को आप इस्तेमाल करते हैं।
उनका सियासी इस्तेमाल करते हैं, उन्हें मद्दे मुकाबिल लाकर, अगर अक़लियतों के मद्दे मुकाबिल लाकर उन्हें खड़ा कर देते हैं। और दूसरी जानिब इस तरीके के वाक़यात जहाँ जहाँ पर भी बीजेपी बरसर इक़्तिदार है, वहाँ पर दलितों के साथ मज़ालिम की दास्तानें जो हैं बड़ी तवील और बड़ी हवलनाक है। बिल्कुल, देखिए ये कितनी दर्दनाक बात है कि मध्य प्रदेश के छतरपुर में एक बच्चा राशन की दुकान पे जो है 19 साल का बच्चा नौजवान अनाज लेने के लिए जाता है और उसको गोली मार दी जाती है। आप अंदाज़ा लगाइए, राहुल गांधी ने भी इस सिलसिले में बयान दिया है जी। कि क्या एक दलित को इस बात का भी हक नहीं है कि वो अपना हक हासिल करने की जो है कोशिश करे। उस बच्चे ने अपना हक हासिल करने के लिए राशन की दुकान पे वो जाता है और उसको गोली मार दी जाती है। इससे बड़ा दर्दनाक वाक़या क्या हो सकता है? हकीकत में अफसोस की बात है, एक तरफ आप हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, जी। जहाँ पर बीजेपी की हुकूमत है वहाँ पर फ़िरक़े वाराना फसादात होते हैं, और फिर मुसलमानों को उनकी शनाख्त के वजह से निशाना बनाया जाता है, लिंचिंग के मामलात होते हैं, मसाजिद को, मज़ारों को मुनहदिम कर दिया जाता है, और फिर अगर कहीं पर मुसलमान निकल कर एहतजाज करते हैं और कोई वाक़या पेश आता है तो उसके बाद मुसलमानों के घरों को बुलडोज़र से मुनहदिम कर दिया जाता है। फिर वापस जब मामला आता है मध्य प्रदेश का हो या फिर दलित उत्तर प्रदेश के मुख्तलिफ़ मकामात पर दलित लड़कियों की असमत रेज़ी हो, दलितों का कत्ल हो, शादी के मौक़े पर अगर वो स्टेज लगाते हैं तो उन पर मज़ालिम का मामला हो, ये तमाम चीज़ें जो है एक दूसरा जो चेहरा है बीजेपी का वो भी आवाम के सामने ला रही है। तो नाज़रीन, अब वक्त हो चला है सियासत टीवी के दीगर प्रोग्रामों के साथ आप जुड़े रहें। हमारा ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा, आप ज़रूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में अरसाल करें, और अब सियासत टीवी की सारी टीम को दे इजाज़त। खुदा हाफिज़। खुदा हाफ़िज़।